Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. ओके, तो हमने लास्ट पढ़ा था व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमने ये स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको इसका वापस से थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। दो तरह के सेट्स थे हमारे सामने जिसमें हमारी पावर्स जो है वो शेयर की गई थी, उस तरीके से मेंशन किया गया था। पहला जो था पावर शेयरिंग वो अच्छा था क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बांटी गई थी, ठीक है, और पावर्स जो है वो शेयर की गई थी। और इसका मेन रीजन यही था पावर शेयर करने का कि सोसाइटी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सोशल ग्रुप्स जो है अलग अलग, डाइवर्सिटी जो है इतनी सारी, इतने अलग अलग रिलीजन, इतने अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो, इसीलिए पावर शेयरिंग जो है यहाँ पे अच्छी बताई गई है, ठीक है। पावर शेयरिंग जो है वो एक साथ साथ ये सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके साथ साथ वहाँ पे स्टेबिलिटी भी लेकर के आती है पॉलिटिकल ऑर्डर में, कि यहाँ पर अच्छे तरीके से राजनीति जो है वो स्टेबल तरीके से। यस, तो यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से पावर्स जो है वो शेयर की गई हैं। दो तरीके से सेट थे, एक तो हमारा था प्रूडेंशियल और एक था सेकंड मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी से जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपली यहाँ पे पावर्स जो है वो शेयर की गई हैं उस तरीके से, तो वो प्रूडेंशियल के उसमें है कि भाई समझदारी से उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ पावर्स अगर हम शेयर करेंगे प्रॉपरली, इतनी बड़ी कम्युनिटी है उसके अंदर, सिंपली अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो अगर हम सबको थोड़ी बहुत पावर्स दे देंगे तो उससे अच्छे तरीके से लंबे समय तक ये सरकार जो है प्रॉपरली चलेगी। और दूसरी तरफ जो था वो था एक नैतिक, उस पर मॉरल लेकर के चलना। डेमोक्रेसी के अंदर जो है जरूरी है कि पावर्स को हम प्रॉपरली शेयर करके चले, लेकिन जैसे कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था, तो वहाँ पे मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी वो अपने ही तरीके से वहाँ पे चीजों को हैंडल कर रही थी और माइनॉरिटी वालों के हिसाब से वो नहीं काम कर रही थी। तो ये भी एक रीजन है इस चीज को लेकर के यहाँ पे बताया गया था, प्रूडेंशियल और सेकंड मॉरल। अब इसको आगे पढ़ेंगे। Let us call the first set of reasons prudential and the second one is moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. अब जबकि हमारा पहला सेट जो है वो बता रहा है कि प्रूडेंशियल रीजंस यानी कि वो प्रॉपर पावर शेयरिंग जो है उससे अगर हम पावर्स को बांट करके यूज करेंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। और दूसरा जो है सेट वो हमें बोल रहा है कि मॉरल रीजंस के हिसाब से देखा जाए तो बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो वैल्यूएबल है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब कितने तरीके से पावर्स जो है वो शेयर की जाती है। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. अब ये जो आइडिया आया है पावर शेयरिंग का, ये काफी ज्यादा अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग ओपिनियंस पे सामने आया है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिवाइडेड होकर के काफी अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी विचार रखे हैं इस चीज को लेकर के किस तरीके से पावर शेयर करनी चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. काफी समय से पहले से ही ये चीज चली आ रही है कि सारी पावर्स जो होती हैं गवर्नमेंट की वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनके पास में ही रहनी चाहिए, एक ही जगह पर। ये पहले की जो सोच है काफी लंबे समय से जो चली आ रही है उसको लेकर के बोला गया है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अब ये जो काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है बात कि भाई एक ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में पावर्स होनी चाहिए या पर्टिकुलर किसी ग्रुप के पास में ही पावर होनी चाहिए एक ही जगह पे, उनका रीजन क्या है इस चीज का कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसका सिंपली ये रीजन है कि उनको लगता था उस समय से ही कि अगर आप डिसाइड करने की ये जो पावर है ये लोगों में बांट दोगे तो आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाओगे और उनको लागू नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिसीजंस ले भी लिए तो आप उनको इन्फोर्स नहीं करवा पाओगे। तो ये इनका रीजन था कि पावर सिंपली एक किसी व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास होना चाहिए और उसका डिविजन नहीं होना चाहिए।
But these notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन ये सारी विचारधाराएं जो हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेसी के आते ही चेंज हो गया है, काफी इसमें बदलाव आए हैं. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का वो ये है कि लोग जो हैं वहां के वही पॉलिटिकल पावर का एक बेसिक सोर्स है, यानी कि राजनीतिक पावर तभी होगी जब लोग बाग उसमें इन्वॉल्व होंगे. समझ में आया? किसी को अभी तक कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Ma'am, it was felt that say. It was felt that if the power to decide is dispersed, वो तब उन लोगों को ये लगता था, जो ऊपर लिखा हुआ है कि भाई वो ऐसा क्यों सोचते थे, काफी लंबे समय से जो सोच चली हुई आ रही थी लोगों की कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही होनी चाहिए, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया. उनको लगता था कि अगर पावर को डिस्पर्स यानी कि बांट दिया गया, डिसाइड करने की जो ये चीज है, पावर है डिसीजन लेने की, अगर इसको लोगों के साथ शेयर किया गया तो पॉसिबल नहीं होगा कि कोई डिसीजंस ले सके और उनको लागू कर सकें. लेकिन समय के साथ में जब डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ, यानी डेमोक्रेसी लोगों की समझ में आने लगी, तो धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था ये चेंज होने लगा. अब समझ आया? Yes, ma'am. ओके. बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का वो ये है कि लोगों से ही ये चीज होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल वाली चीज जो है डेमोक्रेसी के लिए बोली जाती है. तो वो ही बताया गया है यहाँ पे कि लोग ही जो हैं वो सिंपली क्या है, ये पूरी पॉलिटिकल पावर का सोर्स लोग ही हैं. अगर लोग चाहेंगे तो सरकार बनती है, लोग ना चाहें तो सरकार गिर भी जाती है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institutions of self government. अब डेमोक्रेसी के अंदर लोग बाग जो हैं वो खुद से रूल करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मदद लेकर के, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करके, और फिर उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट जो उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है. सेल्फ गवर्नमेंट वाली चीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. अब एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पूरे सम्मान के साथ में ये अलग अलग जितने भी ग्रुप्स होते हैं या जितने भी उनके अलग अलग ओपिनियंस होती है सोसाइटी के अंदर, उनको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर सारे समाज के लोगों, सारी रिलीजन, सारे रीजनल एरिया के जो लोग हैं, जितनी भी विविधता है, जितनी भी डाइवर्सिटी है, उन सबकी ही बात को समझा जाता है और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है. एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. इस चीज को मार्क कर लेंगे आप और अपने आंसर के अंदर इसको प्रॉपरली यूज करेंगे कि हर किसी की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं किसको रूप देती है, जो पब्लिक पॉलिसीज होती है, यानी पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको शेप देती है. यानी हर कोई व्यक्ति जब तक अपनी बात नहीं रखेगा या अपनी विचार नहीं रखेगा तो उसके लिए ही जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो प्रॉपर्ली शेप अप कैसे होगी, तो उसकी आवाज जो है, उसके व्यू पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. समझ में आया? किसी को अभी तक कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many as citizens as possible. इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पावर के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हमारी जितनी पावर्स हैं वो लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. ठीक है? जितनी ज्यादा पावर्स जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उतना ही उसका अच्छा आउटकम भी हमें देखने को मिलेगा. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. अब हमारी जो आज की डेमोक्रेसीज हैं, यानी आज के जमाने का जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं. कई अलग अलग तरीके के पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग लेवल पे होता है. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. अब हम उन सारे अरेंजमेंट्स को देखते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. First है power sharing is power is shared among different organs of the government such as legislature, executive, judiciary. Do you know the difference between horizontal and vertical line?
Yes, ma'am. Okay, so I'm drawing one line. Can you tell me कि ये किस तरह की लाइन है? Horizontal. Horizontal. Okay, good. तो यहाँ पे हम जो पावर शेयरिंग वाला अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं उसको हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या देंगे, मतलब इसका नाम जो है बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, देन फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर उसके बाद में जो है जुडिशरी। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये 3 जो ऑर्गन्स होते हैं इनके बीच में पावर्स डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. अब क्या है यहाँ पे बेसिकली इसको horizontal distribution क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्स हैं वो 3 ऑर्गन्स के बीच में प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है। तीनों जो ऑर्गन्स है वो सेम लेवल पे रखे गए हैं और उनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स दी गई हैं जो वो यूज करेंगे। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इस लाइन को मार्क कर लेंगे आप लोग कि इस तरह का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, क्यों किया गया, ये पक्का करता है इस तरीके से कि कोई भी ऑर्गन जो है उसके पास में अनलिमिटेड पावर्स ना जाए। इसीलिए यहाँ पे 3 जो ऑर्गन्स दिए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर्स के उसमें। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर ऑर्गन जो है दूसरे को चेक करता है। ठीक है, कि दूसरा ऑर्गन जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरीके से। Last year we studied that in a democracy, this results in a balance of power among the various institutions. अब ये अनलिमिटेड पावर्स जो हैं ये ना मिले और हर ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन पे देखता है कि वो ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है। सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर पावर का जो है वो बैलेंस बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स exercise power, they are responsible to the parliament or the state assembly. Last year आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर भले ही मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनको पावर्स मिलती है और वो काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को, जहाँ पे जाके उनको बताना होता है कि उन्होंने किस तरह से क्या काम किया और उनसे क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जाते हैं कि आपने ये पॉलिसी जो बनाई है वो किस तरह बनाई है, क्या इसका मोटिव है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके एम्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं वो दे आर समवॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No problem, ma'am. Okay. Similarly, although judges are appointed by the Ma'am? executive. Yes. Ma'am, there is a line, each organ checks the others. Yeah. So, Ma'am, what is the meaning of this line? what is the meaning of this line? This line is written in the simple words. हर ऑर्गन जो है वो चेक करेगा दूसरे ऑर्गन को कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Okay, ma'am. Okay. Similarly, although judges are appointed by the executive, उसी तरीके से जजेस जो है उनको अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, और उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव यानी जजेस को अपॉइंट कर रहा है, यानी जुडिशरी को अपॉइंट कर रहा है, उसी तरीके से जुडिशरी जो है वो चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो कानून बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको भी वो चेक करने की उसके पास में पावर होती है। तो यहाँ पे जो ऊपर हमने लाइन पढ़ी, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, वो वाली चीज यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लाई हो रही है कि भाई हर कोई ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन पे चेक करता है, या उसके पास में ये पावर्स नहीं कि वो चेक कर सकता है कि वो ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, भले वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस अरेंजमेंट को, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल
अरेंजमेंट है, इसको हम ये क्या बोलते हैं, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो आपको ये पूरी चीज जो है बतानी है कि इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का, और वहां पर जो है प्रॉपर्ली एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे चेक कर सकता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसी चीज को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। वाइस वर्सा अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने ये लाइन भी इसमें इन्वॉल्व करनी है कि इस अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, और ये आप अपनी एंड में मेंशन करेंगे लाइन। ठीक है, पूरा ये एक्सप्लेन करने के बाद में कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्यों इसको ये बोला जाता है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then we have second point, power can be shared among the government at different levels. अब powers जो है वो अलग अलग लेवल पे जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। A general government for the entire country and the government, a general government for the entire country and the governments at the provincial and regional level. अब क्या है, ये जो पावर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बोला गया है कि डिफरेंट लेवल्स पे पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं या शेयर की जाती हैं। उसका मतलब क्या है, एक तो जनरल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट होती है और होती है रीजनल लेवल पे। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मेन, जो नेशन के पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, और फिर उसके बाद में उसका सब डिविजन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है, उसी स्टेट गवर्नमेंट को हम यहाँ पे प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए व्हाट इज प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, तो हमारे देश के अंदर उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। Such a general government for the entire country is usually called federal government. अब इस लाइन को भी आप समझ जाएंगे और मार्क कर लेंगे अच्छे तरीके से कि इस तरह की जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जो कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो लाइन में भी आपको काफी देर से समझा रही हूँ वही चीज, कि इंडिया के अंदर इसको क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको जो जनरल गवर्नमेंट है इज इक्वल्स टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड इज इक्वल टू द सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। सब चीजें जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर पास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अलग पास होती हैं, और फिर कुछ पास जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती हैं, फिर उनसे नीचे सब डिविजन होता है पास का। तो वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। इसको भी हम अलग अलग तरह का इसको समझेंगे कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. अब वही लाइन जो आपको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि अलग ये जो सरकार है प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है अलग अलग देशों के अंदर। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हम इन प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक पेपर के ऊपर आपने क्या लिखना है, अपनी समझ के लिए लिखना है कि जनरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है, किस उसका दूसरा टर्म क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, और इंडिया के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। फिर आपने दूसरी इसमें लाइन में लिखना है कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो सरकार होती है उसको इंडिया में क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है टर्म्स को लेकर के, सिंपली उनको अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अब ये सारा जो सिस्टम हमारे यहाँ पे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, ये सारी कंट्रीज के अंदर फॉलो नहीं होता। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। कई सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. अब जो देश जहाँ पे हमारे देश की तरह ही अलग अलग सरकारों के लेवल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट, वहां पर क्लियरली बता रखा है पावर्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सरकार ने अलग अलग लेवल्स पे। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। और यही चीज जो है हमने ऊपर बेल्जियम वाला जो केस पढ़ा था, जैसे उन्होंने अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर, वो चीज पढ़ी थी। और ये पूरी तरीके से यही सिस्टम जो है श्रीलंका के अंदर रिफ्यूज कर दिया गया था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स वाली चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी।
दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको अब क्या नाम दे रखा है इन्होंने, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड to levels of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। अब जैसे कि हमारे देश के अंदर भी म्यूनिसिपालिटी और पंचायत वाली चीज होती है, तो जैसे पहले जनरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और उसके नीचे जो ऑफिसेज आते हैं म्यूनिसिपालिटी और पंचायत, उनको भी कुछ पावर्स मिलती हैं। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, अब जैसे कि हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग लेवल पे पहले जनरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके बाद में स्टेट यानी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे हो गई, और फिर उसके बाद में जो लोअर लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपालिटी और पंचायत है, ये इस तरीके से यहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। हायर लेवल, फिर लोअर लेवल, और फिर उससे भी ज्यादा लोअर लेवल। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके मैम मीन्स इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग दोनों है। यस, हॉरिजॉन्टल ऊपर अपर लेवल पे है, और उसके बाद में नीचे वाले लेवल पे आ रहे हैं, तो इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। भूमि सिंह, काइंडली स्टॉप योर वीडियो। ओके, तो ये था हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया गया है, समझा गया है। हमारे देश का एग्जाम्पल लेकर के भी आपको मैंने समझा दिया है, और बेल्जियम और श्रीलंका के केस में जो चीजें हैं वो भी हमने आज पढ़ ली हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा जितना हमने आज पढ़ा है वो सारी चीजें आपने रिवाइज करनी है, और चैप्टर जो है वो भी पूरा पढ़ेंगे आप। सिंपली आज जो पढ़ा है वो ही नहीं करेंगे, और फिर क्योंकि कल ये हम मोस्ट प्रोबेबली अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो कल आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। that's all for today. Have a nice day. God bless you all. बाय मैम।